नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज से करीब 46 साल पहले संभल में एक अफवाह पर बेहद खौफनाक दंगा हुआ था। इस दंगे में 184 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। दंगे को लेकर कई एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन दावा है कि किसी भी दंगाई को सजा नहीं मिली। अब सीएम योगी संभल के उसी खूनी इतिहास की फाइल को खोल ले जा रहे हैं। हैवानों को सजा दिलाने में कहां कमी रही, दंगाइयों के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा करने में कहां लापरवाही हुई, इसकी समीक्षा की जाएगी। कौन कौन 184 हिंदुओं की हत्या के लिए जिम्मेदार था, इन तमाम सवालों के जवाब संभल दंगे की फाइल खुलने के बाद सामने आ जाएंगे, जिसके बाद कार्रवाई होगी। अब विपक्ष सरकार के इस एक्शन को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 1978 के 46 साल पहले के जो दंगा पीड़ित है वो जुड़ेंगे, साथ ही साथ चश्मदीद जुड़ेंगे जो कहानी बयां करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। हमारे पिताजी की हत्या जो है गोली मारी थी उन्होंने। कोई हिंदू है, हिंदू का घर ही ना है वहाँ पे दीपक राय है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। जब हम गए हैं तो देखो इतनी दीवारें खूनों में सनी पड़ी हैं। हाँ, वहाँ में मार के बहुत भैया यहाँ से छुरा डाले हैं और चीरे हैं और फेंके हैं आग में। 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। कि लगातार ये सिलसिला चलता रहा। ये तो उसमें जो आग दे रही थी और उन्हें वहाँ मारा था और उनकी लाश नहीं मिली थी। चमड़े की जूती पहने थे और हमारी अम्मा जो ही लाख की चूड़ी पहने थी, उसकी पहचान से हमें खबर मिली। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहाँ हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। किशन और पाल और उनकी घरवाली संभल में मुरारी लाल के कारखाने में चले गए थे डर की वजह से। फिर हमें ये पता चला कि वो मार दिए गए। पूरे देश करो यार, खत्म करना चाहते हैं और इसी तरीके से ये देश को कमजोर कर रहे हैं। 19 स्कूप हैं, अभी तो 2 ही मिले हैं, अभी तो 17 बाकी हैं। ये लोग अभी तक क्या कर रहे थे? क्यों नहीं इन्होंने इन फाइलों को खोला? क्यों नहीं उस मंदिर का ताला खुलवाया? तो गुनहगार क्या ये सारे मुख्यमंत्री भी हैं? तो चर्चा से पहले आखिर बताते हैं कि 1978 में संभल में क्या होते, ये जानना बेहद जरूरी है और जल्दी से आपको बता देते हैं। मुस्लिम लीग के नेता मंजर शफी की प्रशासन से भिड़ंत हुई। भड़के मंजर शफी ने कई दुकानें बंद कराई। पुलिस के साथ हिंदुओं ने शफी का विरोध किया। साथियों ने हत्या मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैला दी थी। मंजर शफी के साथी की अफवाह से दंगा भड़का, लूटपाट, हत्या, पथराव, आगजनी होने लगी। दंगे में 184 से ज्यादा लोग मारे गए और डर से आपको बता दें 100 से ज्यादा परिवारों ने पलायन किया था। 2 महीने कर्फ्यू, करीब 169 मुकदमे दर्ज। दंगों को लेकर 3 एफआईआर पुलिस ने भी कराई थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। अब हमारे जो आज के सवाल है कि क्या हुआ था जो 1978 में चर्चा। आज के जो सवाल है, 184 हिंदुओं की हत्यारों को अब तक किसने बचाया? एक ये महत्वपूर्ण सवाल है कि 184 हिंदुओं के हत्यारे को किसने बचाया? हिंदुओं का संहार कौन जिम्मेदार? ये दूसरा सवाल है। संभल फाइल खुलने से दंगे का सच सामने आएगा और 78 के दंगाइयों को कब मिलेगी सजा? ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, हमारे महत्वपूर्ण सवाल आप देख ही सकते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। और आपको बता दें, संजय शर्मा जी रहेंगे जो 1978 के दंगे पीड़ित हैं और हमारे साथ शौकत अली जी भी जुड़ गए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पहले संजय जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप दंगे के पीड़ित हैं, आप पूरी कहानी जरा बताइएगा कि 1978 में हुआ क्या बहुत जल्दी से, और कितने लोग प्रभावित हुए, किन लोगों ने पलायन किया, हुआ क्या था सर?
1978 का झगड़ा ऑल ऑफ ए सडन, हम लोग अपने स्कूल में थे, मैं उस समय 11 साल का था जी। और हमारे स्कूल में खबर आई थी कुछ शहर में बवाल हो गया। हम लोग जो है स्कूल के घर पहुंचा दिए गए, फिर हमें घर में एकदम से बिल्कुल कैद कर दिया डर के मारे। पता चला कि वहां पर कुछ शहर में बवाल हो गया है और इसमें कुछ जलूस सा था, कोतवाली में जाके वो हुआ। फिर उसके बाद में ये सब लोग जो हैं इसका रिएक्शन जो है सबसे पहले नकाशा में दिखा, और नकाशा में मुरारी लाल जी की पड़ एक बहुत बड़े अच्छे व्यापारी संबंध के अनाउंसमेंट थी, वहाँ सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ। जनता जो है वहाँ पर आपकी जान बचाने के लिए उस बहुत बड़े प्रेमाइस में 3 बीघे से बड़ा वो प्रेमाइस है, उसमें सभी तरह के कई तरह की उनकी फैक्ट्रीज थी। उस प्रेमाइस में खंडसारी का काम था और सब था, तो उसमें सब लोग जान बचाने के लिए भागे थे। फिर उसका गेट अंदर से बंद कर लिया, जो भी लोग अंदर पहुंच गए थे। तो जैसे ही सब लोग अंदर जो हो गए, बाहर एक साथ इकट्ठा भीड़ हो गई। फिर सैकड़ों हजारों की तादाद में भीड़ बाहर इकट्ठा हो गई मुस्लिम्स की। पता नहीं ये क्या एक तरह से प्लानिंग थी, क्या था कुछ समझ नहीं आया। और ट्रैक्टर ट्रॉली से गेट तोड़ा गया और फिर अंदर का फिर तो हाल बहुत ही भयंकर हो गया। ये सब चीजें हमने अपने बड़ों से उसी समय पर सब हमें पता चल रही थी, शाम तक खबरें आ रही। संजय जी, इस जो दंगा हुआ इसमें आपने अपना कोई खोया या कोई रिश्तेदार खोया? हमारे मिलने वाले 2 मेरे अपने दोस्तों के ताऊ जी थे जिनकी डेथ हुई। इसमें मेरे पहले भाई की हमारी दुकान के सामने दुकान में आग लगाई जा रही थी, तो उस आग को लगाते समय बुझाते आग को लगने से बचाने के लिए जो गए तो उसमें उनकी बाहों में छर्रे वगैरह भी लगे थे। तो उससे फिर हमारे हिंदुओं का ही कत्लेआम हुआ? क्योंकि 184 लोगों की मौत हुई ये बताया जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक। क्या उससे ज्यादा भी लोग मारे गए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रशासनिक जानकारी नहीं दी जाती है। सरकारी आंकड़ों में 184 लोग ही हैं, ये कहीं ज्यादा ही होंगे, क्योंकि ये जो खबरें आती रही, ये जो डेथ टोल बढ़ती चली गई, ये बाद में कहीं 2 लाख से मिली है, कहीं 3 लाख से मिली है। तो मैं लौटूंगा। विनय गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, दंगे के चश्मदीद है, 1978 के दंगे के चश्मदीद है। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है। विनय जी, मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे दर्शक हैं, क्योंकि 1978 में हो सकता है बहुत लोग जो हमें सुन रहे होंगे देख रहे होंगे वो पैदा भी नहीं हुए होंगे, और अब वो जानना चाहते हैं कि हुआ क्या और क्या वाकया हुआ। बाकी दूसरे जिलों के लोग भी होंगे, ठीक है, जो पैदा हुए होंगे वो भी जानना चाहते हैं हुआ क्या था उस वक्त। विनय गुप्ता जी। जी रखिए अपनी बात। विनय जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। आपने मोबाइल से अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। बोलिएगा, लग रहा है आपसे मिल रहे हैं। चलिए शौकत साहब, जो अब बात आ रही है कि 1978 के दंगों की फाइल खुलने जा रही है, खुलनी चाहिए शौकत साहब या नहीं? ऑब्जेक्शन है आपको? जयप्रकाश जी, मुझे लगता है कि इस तरह की फाइलें खोलकर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या दिखाना चाहती है और क्या साबित करना चाहती है जी। अगर किसी को उस वक्त पीड़ा थी और बहुत गहरे दर्द हुए थे, बहुत गहरे जख्म थे, शायद मुझे लगता है आज फिर उत्तर प्रदेश की सरकार वो जख्मों को कुरेदना चाहती है। बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया होगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ होगा, बहुत सारी चीजें खो गई होंगी। आज फिर वो सब याद दिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार फिर से उत्तर प्रदेश को न जाने कहां ले जाना चाहती है।
जयप्रकाश जी, उत्तर प्रदेश में आज ये समय नहीं है कि हम सन 70 की चीजों को खोदें नहीं। और जख्मों को कुरेदने का काम करें। शौकत साहब, आप किसी के दर्द जो हो जाए, कम हो गए थे उनको फिर हम उजागर करने का काम के लिए अदालत के 24-25 बरस सर चौखट पर चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंसाफ की उम्मीद रहती है। तो सर ये भी तो चाहेंगे ना लोग कि हमें इंसाफ मिले। जिन्होंने अपनों को खोया है वो चाहता इंसाफ हो। हम अदालत के चक्कर क्यों लगाते हैं सर? आप भी कोई केस लड़ते हैं तो क्यों लड़ाते? क्योंकि आपको इंसाफ की उम्मीद है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं जयप्रकाश जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। तो फिर 1978 की ही बात क्यों? देश में सिर्फ क्या, उत्तर प्रदेश में सिर्फ क्या, 1978 में ही दंगा हुआ, उनको न्याय नहीं मिला, बाकी लोगों को न्याय मिल गया है क्या? कम से कम ऐसे 20 दंगों का मैं जिक्र करूंगा। आज देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हो सकता हो कहीं किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो, तो राज्य को इसकी पहल कर देनी चाहिए, सारे दंगे उजागर हो जाने चाहिए और पूछना भी चाहिए कि उनको न्याय मिला या नहीं मिला। जानकारी करनी चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो उनके जो करता धरता थे उनकी भी फाइलें खोलनी चाहिए जयप्रकाश जी, नहीं खोलनी चाहिए वो फाइलें। वो ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं गुरेदने चाहिए जयप्रकाश जी, नहीं उसके लिए एक आदमी ऐसा चाहिए ना, एक ताकतवर आदमी। नहीं, मेरी बात पे मत जाइए, जो बड़ा दिल दिखा के बड़ा एक्शन लेने में क्षमता हो। बड़ा दुर्भाग्य है जयप्रकाश जी, ऐसा प्रदेश को मुख्यमंत्री भी तो चाहिए ना सर। बड़ा दुर्भाग्य है जयप्रकाश जी। फिर तो मैं कहूंगा जयप्रकाश जी सुन लीजिए, फिर मैं कहूंगा बड़ा दुर्भाग्य है जयप्रकाश जी कि एक ही व्यक्ति प्रदेश में ताकतवर है। आप मानते हैं देश के प्रधानमंत्री जी ताकतवर नहीं है, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, और बाकी प्रदेशों में जो जहां भाजपा के सरकार है वहां के मुख्यमंत्री ताकतवर नहीं, इस बात को आप स्वीकार करते हैं? आप स्वीकार कर लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री भी ताकतवर, उनमें हिम्मत नहीं है। सर एक बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए आदमी की एक विल पावर तो चाहिए ना। आप बताइए ना, खुद बताइए। मैं कहता हूं कि 78 ही क्यों नहीं, इतना बिल पावर तो चाहिए ना कि उसके अंदर एक, मैं आपकी बात पे आ जाता हूं, मैं आपकी बात पे आ जाता हूं, छोड़ देता हूं बाकी राज्यों की, मैं आपकी बात पे आ जाता हूं। सर शौकत साहब एक मिनट पीड़ितों से पूछता हूं। विनय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शौकत साहब 1 मिनट दीजिए बस। 78 ही क्यों? ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूं। विनय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मैं 10 दंगों का जिक्र कर रहा हूं, सुन लीजिए, 1 बाय 1 बता देता हूं। आ रहा हूं बस। शौकत साहब 1 मिनट दीजिए मुझे बस। विनय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं ये चाह रहा था, आपने सुना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा से फाइल खुलवाना चाहते हैं। क्या हुआ वो मैं बाद में जानूंगा। आप चाहते हैं कि दोबारा से जांच हो दंगों की और पीड़ितों को इंसाफ मिले? भाई विनय जी को आवाज नहीं आ रही है। मेरा सवाल आपसे सर, संजय जी यही सवाल आपसे है। आप चाहते हैं कि सर दोबारा से फाइल खुले, दंगों की जांच हो और पीड़ितों को इंसाफ मिले? है जी, पीड़ितों को इंसाफ मिलने में दिक्कत ही क्या है? कई साल 20-30-40 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं। लोग आपसे परिवार वाले सिर्फ इस उसमें कि हमें न्याय मिलेगा और अदालतों के चक्कर काटते हैं, वो हाई कोर्ट्स में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ न्याय उन्हें मिल जाए वो इस आशा में ही तो रहते हैं। और आखिरकार उन्हें न्याय मिल जाता है, न्याय की जीत हो जाती है। अभी 48 लोग सिर्फ इस वजह से कि उन्हें सबूत नहीं मिल पाए। 184 लोगों को किसने मारा? आखिरकार ये तो पता लगना ही चाहिए किसने मारा। अगर उन 48 लोगों ने नहीं मारा, उन 48 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले, तो वो 184 लोगों को किसने हत्या करी, किसने उनको आग में झोंका? नहीं तो संजय जी किसने उनके हाथ पैर काट के, उंगलियां काट के उन्होंने वहां डाल? संभल में है क्या वाकई में दंगों की वजह से बहुत सारे लोगों ने, हिंदुओं ने पलायन किया? संभल में ये मंदिर जो बंद हुए, ये मंदिरों की जो स्थिति है वो दंगों की वजह से हुई? जब दहशत का माहौल होगा तो संभल क्या कहीं से भी पलायन होता है। किसी एक जगह पर आपको रहने, खाने पीने, कमाने की सुविधाएं नहीं मिलेगी तो आप वहां से जाओगे। आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आप वहां से जगह को छोड़ोगे, किसी सुरक्षित स्थान पर जाओगे। तो जरूरी है ये तो। जी मैं नूर अहमद साहब भी जुड़ गए। नूर अहमद साहब बहुत बहुत स्वागत है। नूर अहमद साहब
सीएम योगी जी भैया, दंगों की फाइल खुलवा रहे हैं सर, वेलकम नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, जांच होनी चाहिए। जिन मुस्लिमों ने कत्लेआम किया हिंदुओं का, कम से कम उसका पता तो चले, क्योंकि बहुत सारे बरी हो गए। अब देखिए बेचारे पलायन कर गए, खुद बता रहे दंगा पीड़ित, घर बंद कर गए, मंदिर बंद कर गए। आज हालात क्या है वहां, कोई हिंदू जा नहीं सकता उस इलाके में। देखिए बिजली की चोरी कैसे हो रहा है वहां, 5 करोड़ का बिल है, 100 लोगों फ्री में वहां जला रहे हैं, बिजली वालों को डर लगता है। ये सब निकलना चाहिए सर। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी जिस ओहदे पर बैठे हैं वो एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है। और वो जिस चेहरे से वहां तक पहुंचे हैं, तो उसकी असली बातें यही है कि उन्हें हर हाल में हिंदू मुसलमान करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। चूंकि वो जानते हैं कि जब हम हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो देश में हम देश पर काबिज रहेंगे। ये उनका सीधा एक वो है, मकसद है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं खुल करके आपके चैनल पर कह रहा हूं कि डीएम एसपी जो वहां पर मौजूद है, डीएम एसपी जब तक वहां पर मौजूद रहेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। देखिए किसी को नहीं भगाया गया वहां से, ये हिंदू समाज के लोगों ने खुद कहा है। रस्तोगी समाज के लोगों संजय शर्मा बैठे वो बता रहे हैं पलायन किया लोगों ने, डर के मारे नहीं जा पाए वहां। झूठ बात है। ये डीएमएसपी साहब की तैयारी कच्ची थी असल में। उन्होंने जब मंदिर, अरे सर ये 1978 के दंगा पीड़ित के लोग हैं। सुन तो लो साहब, अरे सुन लो साहब। उन्होंने जब डीएमएसपी साहब ने इस मंदिर का जब खुलासा किया था, जो मंदिर बता रहे निकला मिला, ना ही मिला ना ही निकला, मंदिर पहले से था वहां पर और वो आस्था है, लोग वहां पर पूजा कर रहे हैं, उनके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और मुसलमान ने कभी किसी मंदिर, किसी देवी देवता, किसी पर कोई आपत्ति की भी नहीं है, ना कोई कर सकता है। मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूं कि डीएमएसपी साहब की तैयारी कमजोर थी। उन्हें पहले ये जानकारी ले लेनी चाहिए थी कि यहाँ कौन कौन हिंदू समाज के लोग रहते थे और मीडिया के सामने आकर के उन्हें क्या कहना है, ये वो समझाने से कासिर रहे। अब बाद में समझाते हुए फिर रहे जब पोल उनकी। अरे सर देखिए ये दंगे पीड़ित है, पहले उनके दंगा पीड़ितों का दर्द सुनिए। विनय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनय जी रखिएगा बात, क्या हुआ जरा बताइए, कैसे पलायन हुआ, क्या वहां मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदुओं को कैसे मारा, जरा बता दीजिए नूर अहमद साहब को। सर ऑडियो नहीं आ रही है जरा। संजय जी आप जरा बताएंगे, संजय जी जरा बता दीजिए नूर साहब को कि वहां पलायन नहीं हुआ, क्या वहां कत्लेआम नहीं हुआ? वो कह रहे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, जरा बता दीजिए इनको कि लोग पलायन कैसे करें। डेमोग्राफी बदलने का क्या अर्थ है? मुसलमान बढ़ गए, हिंदू कम हो गए, तो वो किस वजह से हुए? कोई ना कोई वजह रही है जो लोगों ने। क्या ये बता रहे हैं कि मंदिर जहाँ था वहां से सब लोग चले गए? अरे तो चले गए ना, तो किस वजह से चले गए? वहां उन्हें दिक्कत है क्या हुई? वो वहां से चले गए का मतलब ही पलायन कहलाता है। वो वहां उस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चले गए को ही पलायन कहते हैं। वो अपना इतना जन्मभूमि को छोड़कर, अपने इष्ट भगवान को वहां से छोड़कर किसी और स्थान पर जाने के लिए मजबूर हुए, इसे ही पलायन कहते हैं। और यही परसेंटेज। नूर अहमद साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर समीर जी जुड़ गए, फिर मैं उनसे रिएक्शन। संजय भाई हमारे इलाके में तकरीबन 10 मस्जिदें हैं और एक हमारे घर के बिल्कुल पास में एक गांव है, मुजफ्फरनगर गांव है वो, और वहां इस वक्त सब हिंदू समाज के लोग ही रहते हैं। और वहां एक मस्जिद है जहां पर हिंदू समाज के बहुत सारे लोग उसके सहन में कंडे वगैरह थोपते हैं मस्जिद में, और उनसे पूछो तो वो भी बताते हैं साहब मस्जिद है और आकर के ले लो आकर के। ऐसा भी नहीं है। लेकिन वहां पर पहले मुसलमानों की तादाद, वहां जो ठाकुर समाज के लोग रहते हैं वो लोग बताते हैं कि यहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी तादाद थी। मैं पूछना चाहता हूँ, वो वहां से चले आए धीरे धीरे एक दो करके, क्या हिंदू समाज के लोगों ने तो क्या वहां दंगा हुआ था क्या? नूर अहमद साहब वहां दंगा हुआ क्या आपके इलाके में? कहा था क्या? नहीं, जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हैं वहां दंगा हुआ? हाँ दंगा हुआ था। दंगा
आप आइए दिखवाइए, योगी जी से कहिए वहां की भी फाइल आकर के खोलें। तो खुलवाइए ना नूर अहमद साहब। बहुत सारे, अरे देखिए आप अखिलेश यादव ने नहीं खुलवाई, अखिलेश यादव से तो नहीं खुलवाई आप लोगों ने। देखिए हमें यही तो बात है ना, अखिलेश यादव आपका वोट ले लेते हैं, ये समाजवादी पार्टी वाले, और आपकी आवाज सुन नहीं रहे। देखो आपने कहा कि योगी का एजेंडा एक है हिंदुत्व का, तो दे रहे धार। किसी साफ लफ्जों में सुन लो आप, किसी अखिलेश यादव की दहलीज का मुसलमान गुलाम नहीं है। अरे सर आप मेरी बात समझ लें। आप अखिलेश यादव होंगे, हम किसी पार्टी के अखिलेश यादव तो आपके रहनुमा माने जाते हैं। नूर अहमद साहब देखिए, संजय जी भी कह रहे हैं रहनुमा माने जाते हैं। चलिए समीर जी जुड़ गए। समीर जी आप थोड़ा सा है, समाजवादी पार्टी शौकत अली साहब जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए 1978 क्यों, फिर सभी दंगों की फाइल खुलवाई जाए। और यहाँ नूर अहमद साहब कह रहे हैं सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करना, मुद्दों से ध्यान भटकाना। समीर जी ये काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए जेपी जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आज जो सदन में कहा, वो उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया, कई बातें उन्होंने कही, मैं उनकी बातों का उल्लेख ही करना चाहता हूं और उस पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए। उन्होंने साफ रूप से सदन में कहा कि भाई आप जब दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता है और मुस्लिम मोहल्ले में जाता है तो पथराव क्यों होता है? आपके ताजिए का जुलूस निकलता है, किसी हिंदू मोहल्ले में पथराव होता है क्या? हिंदू भाई आपके ताजियों को लेके चलते हैं? आप किस भाईचारे की बात कर रहे हो? हम जिस उस भाईचारा की, हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हम सनातन की बात कर रहे हैं। हम सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है, सनातन किसी धर्म का अपमान नहीं करता है। आपके मस्जिद के अंदर कभी क्या उस मोहल्ले के हिंदुओं ने पत्थर फेंका क्या? आपके जुलूस को कभी रोका क्या? आपके बकरीद और ईद में कभी उन्होंने सहभागिता नहीं की और कहा कि नहीं ये त्योहार नहीं होना चाहिए? अरे जब हम आपके त्योहार का सम्मान करते हैं तो आप संभल के अंदर जो घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर नीचे की अदालत ने आदेश दिया कि साहब सर्वे होना चाहिए, सर्वे हो जाए। सर्वे किसी का भी हो सकता, मस्जिद का भी हो सकता, मंदिर का भी हो सकता, गिरजाघर का भी हो सकता। उन फसादियों को पत्थर फेंकने का अधिकार किसने दिया पुलिस के ऊपर? उन फसादियों को पुलिस पर हमला करने का अधिकार किसने दिया और उनको छुपाया किसने? हम तो कह रहे हैं कि भाई कहीं भी दंगा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 17 से लेके आज 24 तक ये सिद्ध किया कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। हाँ, जिन फसादियों ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में फसाद करने का प्रयास किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जवाब दीजिए हर घटना में मुस्लिम क्यों और हिंदुओं की यात्रा को टारगेट क्यों बनाया जाता है? अब देखिए बवाली करने वाले भी यहाँ पे कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वही पढ़ा है जो नागपुर के दफ्तर में लिखी हुई किताबें जो वहां से आई है उसको सुना रहे पढ़ के। ये पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से सर्वे का आदेश दिया था संभल के लिए बताओगे आप? भाई तो आप पाकिस्तान की बात क्यों सुना रहे हो? थोड़े बहुत नूर अहमद साहब, आप पाकिस्तान के हिमायत क्यों हो गए हो? आप भारत के हिमायत रहो ना। लो भाई यार, भाई आप पाकिस्तान के हिमायती मत बनो ना। आप पाकिस्तान के हिमायती मत बनो। नागपुर भी भारत का हिस्सा है, नागपुर भी भारत का हिस्सा है, नागपुर भी भारत का हिस्सा है। अरे लड़ाता कौन है? लड़ कौन रहा है? लड़ कौन रहा है? पत्थरबाजी किसने किया? नूर अहमद, पत्थरबाजी किसने की? डीएम साहब, मंदिर पर दीवार किसने चलाया? मंदिर में ताला किसने चलाया? एक उदाहरण बताओ जहां हिंदू बहुल है, कहीं मस्जिद में ताला लगाया हो किसी हिंदू ने? एक उदाहरण बताओ नूर अहमद, एक उदाहरण बताओ किसी मस्जिद में हिंदू बहुल क्षेत्रों में हिंदुओं ने ताला लगाया हो और पत्थर फेंका हो। अरे नूर अहमद साहब एक उदाहरण तो बता दीजिए ना, जो समीर साहब पूछ रहे हैं कि बताइए कब हिंदुओं ने बवाल किया आपकी यात्रा में? अरे साहब ये हमारी मस्जिदें छीन रहे हो आप, ये क्या बवाल नहीं? अरे सर ये तो कोर्ट सर्वे की बात कर रहा है सर। कोर्ट ने कहा था ना सर बेवजह, सर योगी सरकार का आदेश था क्या? ताला लगाया हो। इंसानियत का हमारी इंसानियत का नाजायज फायदा उठा रहे हो, सत्ता और पावर का दुरुपयोग कर रहे हो आप बैठे हुए। ठीक है, शौकत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नूर अहमद साहब मैं लौट रहा हूं। इंसानियत की तुम बात कर रहे हो नूर अहमद? पत्थर फेंकना इंसानियत
पुलिस पर हमला करना इंसानियत है? शर्म नहीं आती आपको? पुलिस शर्म नहीं आती आपको? पत्थर फेंकना इंसानियत बोलते हो? अरे आपकी तैयारी कहाँ इस्लाम में लिखा है? बता दो, कहाँ कुरान में लिखा है कि पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना है? पत्थर फेंकना इस्लाम में कहाँ लिखा है? बता दो ना इस्लाम समीर जी रुकिए, समीर जी रुक जाइए प्लीज। नूर अहमद जी रुकिएगा, नूर अहमद जी रुकिएगा। शौकत अली जी ठीक है भाई, हो गई बात, रुकिए। शौकत अली साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है ये सब? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है? शौकत साहब। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का ये जो नारा है हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का, ये प्रयोजित रहता है। सुनिएगा, अब भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि जब हिंदू धार्मिक आस्थाओं पे कार्यक्रम होता है तो मुस्लिम उस पर पत्थर चलाता। बड़ा दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि इस देश में हिंदू ही नहीं रहता, सिख भी रहता है, जैन भी रहता है, पारसी भी रहता है। किसी ऐसे कार्यक्रम में मुझे बताइए, याद करके जयप्रकाश जी बताइएगा कि किसी जगह ऐसा कार्यक्रम हो रहा हो और किसी मुस्लिम या किसी अन्य जाति के लोगों ने बवाल किया हो। लेकिन हाँ, इस देश में एक चीज जरूर हुई है। मैं उन तमाम ऐसे प्रदेश की घटनाओं का जिक्र करने का प्रयास करूंगा जहां कुछ अराजक तत्वों ने मांस की चीजें फेंक कर, कुछ ऐसी चीजें फेंक कर माहौल खराब करने का काम किया। कोई सनातन हिंदू का जो बात करता है, जो ज्यादा उसकी अगुवाई करता है, क्या उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने गया था? क्या नहीं गया ना? क्यों नहीं गया? और वो छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए बाकी से, क्योंकि सबसे ज्यादा इस प्रदेश में दोषी मुसलमान ही है। एक नेता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, गाजियाबाद के रहने वाले हैं और गौरक्षा के अध्यक्ष हैं। वो अभी चीख चीख कर कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको खतरा है, इतने टन मांस मिला है। किस पार्टी के लोग थे वो जिनके पास ये चीजें उपलब्ध हुई थी? कौन है वो लोग जो इस प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं? मैं तो कहूंगा ये सारी चीजें प्रयोजित होती हैं। आप सोचिए, इस देश में सिख भी कार्यक्रम करता है, जैन भी कार्यक्रम करता है, पारसी भी कार्यक्रम करता है, ईसाई भी कार्यक्रम करता है। क्यों कोई घटना नहीं होती है? खाली ये हिंदुत्व के ठेकेदारों के यहां ही घटना हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का समीर जी ये कहते हैं कि आप जवाब दीजिए ना। ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपके ही उसमें बवाल होता है कि कोई माहौल खराब। अरे सर, मुस्लिम ही तभी तो जहांगीरपुरी का जुलूस बताइए ना इनको। अरे नूर अहमद साहब छोड़ दीजिए, ऐसे तो बरेली का बताइए ना। बरेली में कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी थी मुसलमानों ने, आपको पता है सर? देखिए, और जब आपका जुलूस निकला तो फिर हिंदू भी खड़ा हो गया था वहां बाद में। लगता है कि समीर जी, पार्टी के नेता को समीर जी हमें लगता है कि क्या बात कर रहे हो? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को और नेता को जानकारी बहुत अच्छे से जानकारी है। मैंने कहा ना, सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो कुछ भी कहेंगे। किसी मस्जिद में मांस फेंका हो। मैंने कहा इस देश में, इस प्रदेश में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहता, सिख भी रहता है, पारसी भी रहता है, जैन भी रहता है, ईसाई भी रहता है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयोजित दंगा करवाते हैं? ये चौराहेबाजी मत करो, ये चाय की दुकान नहीं है, ये चौराहे चाय की दुकान नहीं है। जेपी भाई जी चौराहे चाय की दुकान नहीं है, बात पूरी आनी चाहिए। देखिए जेपी भाई, दो बातें मैं कहूंगा। 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए। 2012 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश था और मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ा दंगा हुआ था। किस बात को लेके? महिलाओं के अपमान को लेके, बहनों के अपमान को लेके। मनचले जो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे उसको पुलिस ने रोका और पुलिस ने उनको थाने में बंद किया। और एक तथाकथित उस समय के नेता आज जेल में है, आजम खान ने उन छेड़खानी करने वाले मेरा लोगों जवाब को दे छुड़ाया। मैं शौकत जी लूंगा। समीर जी एक मिनट, क्योंकि रिटायर्ड उस वक्त रिटायर्ड डीएसपी उस समय वो मौजूद रहे। समीर जी मेरे साथ जुड़े। समीर जी एक मिनट, समीर जी रुकिएगा। उदय प्रताप जी हमारे साथ जुड़े। उदय प्रताप जी, मैं जानना चाहूंगा सर, वो थोड़ा वाक्य बताइएगा हमारे दर्शकों को। 1978 का दंगा। 1978 के दंगे के समय तो मैं नहीं था जी, मेरी पोस्टिंग बाद में हुई है जी जी जी। 1990 में, जो 1991 में एक दंगा हुआ था संभल में, उसका थोड़ा वाक्य बताइएगा सर। हाँ, तो 1992 में जो है ये 6 दिसंबर की घटना थी। तो उस समय तो मैं
उसी के 1 महीना पहले मुझे डॉक्टर वर्क ने हटवा दिया था जी। डॉक्टर वर्क जो है बाबरी एक्शन कमेटी के उसमें प्रांतीय संयोजक थे और इनका जलवा था और यशो और इंस्पेक्टर को ये कहा करते थे कि खाल खींच के भोज भरवा दूंगा जी। जब चाहते थे जैसे कि दंगा यही कराएंगे, प्रशासन यही चलाएंगे। इनका इतना भय था कि इंस्पेक्टर कोतवाली क्राइम मीटिंग में कोतवाली नहीं छोड़ता था। संभल कोतवाली सीओ और कोतवाल छोड़ के नहीं जाते थे। चलिए, जब मैं पोस्ट हुआ उस समय मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास ना वक्त कम है। नूर अहमद साहब देख लो वर्क साहब कैसे बोलते थे, देख लो सर, ये रिटायर्ड डीएसपी बता रहे थे। योगी आदित्यनाथ नहीं ये देख लो खाल खिंचवा देते थे वो। मैं माफी चाहूंगा, मुझे शो यहीं खत्म करना पड़ रहा, वक्त इतना ही था। और देर से जुड़े उदय प्रताप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त तो चला है हेडलाइन।